नमस्ते, वेलकम अगेन टू माय चैनल। सो आज के ब्लॉग में मेरा जो ब्लॉग है ये ब्लॉग होगा वीज़ा के ऊपर। वीज़ा अप्लाई कैसे करें और वीज़ा कितने दिन में मिल जाता है। मैं बात कर रही हूँ फैमिली रीयूनियन वीज़ा के ऊपर। जो मेरा फैमिली रीयूनियन वीज़ा था, मतलब जो डिपेंडेंट वीज़ा है, जिसे जनरली यहाँ हम जर्मनी में फैमिली रीयूनियन वीज़ा ही बोलते हैं, नॉट डिपेंडेंट वीज़ा। तो इस वीज़ा को मिलने में किसी को 6 महीने, किसी को 1 साल, किसी का 1 हफ्ता। जो मेरा वीज़ा था वो 1 दिन के अंदर था। हाँ, मुझे वीज़ा मिल गया 1 दिन में ही। वो कैसे मिला वो मैं आपको आगे बताऊंगी, बट फिलहाल मैं शुरू करूंगी कि उसके लिए नॉर्मली डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं। तो शुरुआत करते हैं, वो डॉक्यूमेंट्स सारे क्या क्या हैं। तो मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं कि वो सारे डॉक्यूमेंट्स क्या हैं और वो कैसे फिलअप करना है और किस टाइम। सो फर्स्ट आता है एप्लीकेशन फॉर्म, डिक्लेरेशन फॉर्म, कवरिंग लेटर और इनविटेशन लेटर। इनविटेशन लेटर जो भी होगा वो आपके हस्बैंड के ऑफिस के थ्रू आएगा। तो उसके बाद अगर बात करूँ तो मैरिज सर्टिफिकेट, और मैरिज सर्टिफिकेट अब अगर आपके लैंग्वेज में है तो प्लीज़ उसको कन्वर्ट कराएंगे आप अपने इंग्लिश लैंग्वेज में, क्योंकि आपका लैंग्वेज वहाँ पे वैलिड नहीं होता है। तो जब भी ये दिक्कत आती है तो लोग बाद में जाते हैं अपने लोकल लैंग्वेज से उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कराने के लिए। तो ये चीज़ पहले ही करा के आप रख लें। इसके बाद आता है रेसिडेंट परमिट, वर्क वीज़ा। वर्क कॉन्ट्रैक्ट भी आपको दिखाना होगा और जो कि इसमें मेंशन होगा कि हाँ आपकी सैलरी ये है, जो इतनी सेटिस्फाई है कि आप 2 लोग एक साथ उतने में रह सकें। और इसके साथ आपको 3 मंथ सैलरी स्लिप भी दिखाना होता है और अनमेल्टिंग जो सिविल रजिस्ट्रेशन होता है। जो भी आपका रेसिडेंट है वहाँ पे जो रेंट एग्रीमेंट होगा वो भी आपको भेजना पड़ेगा, दिखाना होगा, क्योंकि उसमें मेंशन होगा कि वो रेंट एग्रीमेंट में उतना स्पेस है, उस घर में उतना जगह है, एक लिमिटेड जगह है जहाँ पे 2 लोग अच्छे से रह सकते हैं। तो आप अपनी हायर डिग्री सर्टिफिकेट रखोगे अपने पास। उसके बाद आपके पास अपना पासपोर्ट ओरिजिनल कॉपी होगा ही, और आपकी जो स्पाउस है उसका आपके पास उसकी कॉपी होनी चाहिए। भी मैंने डॉक्यूमेंट्स बताया है, ये सभी कुछ आपके पास 2 सेट में रेडी होना चाहिए। और जो भी इसके चेकलिस्ट होंगे वो इसके वेबसाइट पे होगा। मैं भी बता देती हूँ कि इसके किसके अकॉर्डिंग इसको अरेंज करना है। बट इसकी चेकलिस्ट ऑनलाइन होती है और आपको वहाँ पे भी जब आप सबमिट करने जाते हो वहाँ पे भी आपको देता है कि इसे अकॉर्डिंगली, चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग ही इसको आप अरेंज करके ही उनको देंगे। तो ये सारा अरेंज करके 2 सेट में आपको रेडी रखना होता है। जनरली वीज़ा मिलना इजी नहीं होता है। अगर आप अकेले अप्लाई करते हैं तो बेटर होता है कि आप अपने स्पाउस के साथ ही अप्लाई करें, मतलब दोनों एक साथ ही अप्लाई करें तो जल्दी ही मिलता है। अदरवाइज बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। मेरे केस में नहीं लिया, क्योंकि इसके बारे में भी मैं बताती हूँ आगे। किस अमाउंट की डीडी बनाना है ये भी मैटर करता है। ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर 100 रुपीज़ और 200 रुपीज़ भी अगर ज़्यादा या कम हुआ तो वो आपको रिटर्न भेज देंगे। तो अच्छा है कि अगर आप प्रॉपर चेक करें उसकी वेबसाइट पे भी कि उस टाइम क्या चल रहा है, कितने का डीडी बनाना है, तो आप उतना ही बनाएंगे। जैसे कि कभी 6000 का अगर है तो आपको 6000 का ही बनाना है, 5800 का है तो आपको उतना ही बनाना है। और प्रॉपर जिस नाम पे बनाना है वो अच्छे से मेंशन भी होना चाहिए। अब वो भी नहीं होने से आपको रिटर्न भेज सकते हैं। अब मैं बात करूँ कि जब ये 2 सेट का डॉक्यूमेंट्स लेके जब आप जाते हो वहाँ ऑफिस में, तो वहाँ पे कैसे शुरुआत करते हैं। दे विल चेक योर फर्स्ट अपॉइंटमेंट लेटर। तो आपको अपॉइंटमेंट लेटर सामने रखना है। अच्छा होगा कि अगर आप प्रिंट आउट ही रखिए, क्योंकि अगर मोबाइल में दिखाते हैं, अगर आपको नेक्स्ट दिखाना हो तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो मोबाइल और आपके पास जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें वो वहाँ पे आपको मेन गेट पे ही सबमिट करना होता है। लॉकर आपको प्रोवाइड करते हैं तो मेन गेट में सबमिट करना होता है। तो आप उसका अगर प्रिंट आउट रखें अपॉइंटमेंट लेटर का तो आपके लिए बहुत ईजी है। फर्स्ट काउंटर भी वो मांगेंगे आपसे डिमांड ड्राफ्ट और एप्लीकेशन फॉर्म। फिर वहाँ आपको डीडी स्लिप देंगे, जहाँ आपको वहाँ डीडी नंबर मेंशन करना होगा, एड्रेस देना होगा और सिग्नेचर करना होगा। और ये सारा काम आपको वहाँ खुद अपने से करना होगा, वहाँ आपका कोई भी हेल्प करने के लिए नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें करके आपको खुद से वहाँ जाके सबमिट करना है। उसके बाद आपको आपका टोकन नंबर मिल जाता है। इसके बाद वो चेकलिस्ट देते हैं जिसमें मेंशन होता है कि उस चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग ही आप
अपने दोनों सेट्स को रेडी करें और सबमिट करेंगे। लेकिन बहुत टाइम वो चेकलिस्ट नहीं दिया जाता है, क्योंकि वेबसाइट पे भी मेंशन होता है कि आपको किसके अकॉर्डिंग ही उसको सबमिट करना है। तो आप घर से करके जाएं तो आपके लिए ईजी होगा। अगर वहाँ ना मिले तो आप उसको सबमिट कर सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिससे वो लोग देख के रिजेक्ट भी कर सकते हैं आपके वीज़ा के प्रोसेस को। तो उसके बाद वो लोग मैरिज डेट से रिलेटेड आपकी स्पाउस की जो भी बर्थ डेट होते हैं वो पूछते हैं, आपके स्पाउस का नाम पूछते हैं। तो जो भी होगा, अगर जो भी डेट होता है वो एक्यूरेट आप याद रखें। थोड़ा भी इधर उधर होता है तो उनके पास चांसेस आ जाता है रिजेक्ट करने का या प्रोसेस में नहीं जाने देने का। तो छोटी छोटी चीज़ों को आपको ध्यान रख के जाना पड़ेगा। उसके बाद वो आपसे आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ पूछेंगे, जो भी मेंशन होता है आपके डॉक्यूमेंट्स में आप वही बताएंगे। जैसे कि अगर आपका सरनेम शादी के बाद चेंज हो गया है तो आप अगर सारे डॉक्यूमेंट्स में उसको चेंज कर लें तो ही अच्छा रहेगा। अगर आपने चेंज शादी के पहले जो सरनेम था वही सारे डॉक्यूमेंट्स में है और आप अब दूसरा सरनेम बता रहे हो जो आपकी शादी के बाद का है, तो ये डिफ़िकल्टी आ जाएगी। तो अगर आप शादी के बाद अपना सरनेम नहीं चेंज करते हैं तो ही सही रहेगा, ताकि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स में वही रहेगा। डॉक्यूमेंट जितना भी आप फिलअप करते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म में फिलअप करते हैं, वही सरनेम देते हैं। और अगर आप अपना सरनेम चेंज करते हैं तो आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स में भी सरनेम चेंज करा लेना चाहिए। मैरिज वेरिफिकेशन की मैं बात करूँ तो वो भी होता है और उसके अलग अलग चार्जेस हैं। जो अगर वेरिफिकेशन उनको करना होता है तो वेरिफिकेशन के लिए जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसमें वो क्या क्या पूछते हैं, क्या क्या देखते हैं, उसमें आपका मैरिज एल्बम देखेंगे सर, और उस पर जितने भी सारे सेरेमनीज होंगे वो आपको सब कुछ दिखाना पड़ेगा, बताना होगा कि ये हल्दी है, ये मेहंदी है, ये फेरे हुए हैं, वो सभी वो देखते हैं, कितने लोग आए थे, और मैरिज का जो भी कार्ड होता है वो देखते हैं, सिंदूर देते वक्त वो जो फ़ोटो होते हैं वो देखते हैं, वहाँ जो पंडित रहते हैं वो भी देखते हैं कि ये है कौन कौन थे, कैसे हुई शादी। तो ऐसी ऐसी चीज़ें भी होती है। तो ये सभी चीज़ आपको उनको एक्सप्लेन करना होगा। उसके बाद ही जाके आपको स्टैम्प मिलता है, और स्टैम्प मिलने के बाद वो बोलते हैं दे विल लेट यू नो। तो वो मैसेज, वो मेल, वो मैजिकल मेल आता है या नहीं आता है वो तो किस्मत पे डिपेंड है। अगर बहुत ज़्यादा दिन हो जा रहा है या कुछ आपको लग रहा है तो आप हमेशा वहाँ कॉल और मेल करके पूछते रहा करें कि आपका वीज़ा का स्टेटस क्या चल रहा है। और अगर वेरिफिकेशन होता है तो उसके लिए 30,000 to 40,000 आपको पे करना पड़ जाता है। अगर आप दोनों साथ में अप्लाई करते हैं तो आप दोनों साथ में भी उस अपॉइंटमेंट डेट पे एक साथ नहीं जा सकते हैं। अगर आपका अपॉइंटमेंट डेट साथ में नहीं है तो आपको अलग अलग ही जाना पड़ेगा वीज़ा अप्लाई करने के लिए। तो जो भी आपका टाइम दिया गया हो, जिस टाइम पे आपको बुलाया गया हो उस टाइम से 5 मिनट पहले ही पहुँचे। वहाँ पहुँचते ही आपका पहले अपॉइंटमेंट लेटर चेक किया जाएगा। जब आप अंदर जाएंगे तो अंदर जाके वो फिर से आपको कुछ रिसीप्ट देते हैं जिससे आपका टोकन नंबर मिलता है। वहाँ पे भी आपको सबमिट करना होता है। तो जहाँ सबमिट करना होता है अपॉइंटमेंट लेटर, वहाँ आप मोबाइल भी दे सकते हैं और प्रिंट आउट भी दे सकते हैं। लेकिन अगर प्रिंट आउट देते हैं तो वो इजी होगा, क्योंकि वो फेस टू फेस नहीं होता है, वो किसी और मशीन के मतलब किसी के थ्रू जाता है। तो आप किसी चीज़ के थ्रू अगर अपना मोबाइल भेजते हैं तो वो लॉक हो गया तो दिक्कत हो जाएगा उन्हें। तो डॉक्यूमेंट जो भी होगा वो प्रिंट आउट होना चाहिए अपॉइंटमेंट लेटर, तो हो जाएगा। उसके बाद आपको मिलता है लॉकर का की। कहीं कहीं पे लॉकर का की नहीं होता, लॉकर ही नहीं होता है। तो आप अगर अपने साथ बहुत सारी चीज़ें, अपना बैग लेके चले गए यार, बहुत सारा एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट लेके चले गए, मोबाइल, लैपटॉप, ये सारी चीज़ें लेके चले गए तो आपको दिक्कत हो जाएगा। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो वो चीज़ होती है कि आप जो भी चीज़ें हैं, आप जो ज़रूरत है वही लेके जाए वहाँ। और अगर आपको वहाँ लॉकर मिलता है तो अच्छी बात है। तो वो सारी चीज़ें आप लॉकर में रखते हैं और सिर्फ अपना डॉक्यूमेंट्स लेकर धीरे धीरे एक एक प्रोसेस को आगे करते हुए, फॉलो करते हुए जाएंगे और उसके बाद सबमिट करेंगे। मैंने डीडी अमाउंट चेक करने के लिए इसलिए कहा क्योंकि जो यूरो का वैल्यू होता है वो फ्लक्चुएट करता रहता है।
तो उसके हिसाब से ही आपको अपना जो भी करेंसी के हिसाब से ही आपको सबमिट करना होगा, डीडी बनवाना पड़ेगा। तो आप ज़रूर चेक करें कि आपको कितने अमाउंट का ही डीडी बनवाना है। और ये डीडी बनवाना या फिर अपना मैरिज सर्टिफिकेट जो भी होता है वो इंग्लिश लैंग्वेज में ना होना, और भी सारी चीज़ें जैसे पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो प्रॉपर ना होना। जो भी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होगा वो आप जब फ़ोटो खिंचवाओगे उसे कहोगे पासपोर्ट साइज़ का ही कराना है तो वो पासपोर्ट के हिसाब से ही करेगा। तो ये सब चीज़ें अगर आपके पास नहीं होती हैं या फिर आपके पास मैरिज का प्रूफ अच्छे से नहीं होता है, तो इन सब चीज़ों से भी आपका एप्लीकेशन या भी वीज़ा का प्रोसेस होता है वो स्लो हो जाता है। और अगर खुदा न खास्ता कुछ ऐसा पड़ गया जैसे अभी कोरोना का टाइम चल रहा है, इस टाइम पे प्रोसेस और भी लंबा हो चुका है, तो वीज़ा मिलना इजी नहीं है। तो मैं बताती हूँ कि मुझे वीज़ा कैसे इजी मिल गया। मेरा वीज़ा जल्दी लगने का रीज़न ये था कि जो मेरी मैरिज सर्टिफिकेट थी वो मेरे मैरिज के पहले ही बन गई थी। यानी मेरा जो भी मैरिज था वो स्पेशल मैरिज एक्ट 13 के रूल के अकॉर्डिंग हुआ, जो कि मैंने अपने शादी के ओरिजिनल जो मैरिज सेरेमनी जो इंडिया में होती है उस उस शादी से 2-3 महीने पहले ही मैंने स्पेशल मैरिज के लिए अप्लाई कर दिया था, जिसको लगता है 1 महीने जब आप रजिस्टर करते हो उसके 1 महीने बाद आपको अपॉइंटमेंट मिलता है सिग्नेचर के लिए। तो हम दोनों ने, मतलब मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ही ने ही वहाँ जाके सिग्नेचर किया और कुछ जो भी सारे प्रोसेस होते हैं, फॉर्म्स होते हैं, वो सब कुछ किया वहाँ पे और हमारा मैरिज उस दिन हो गया। तो जो भी हमारा मैरिज हुआ वो स्पेशल मैरिज एक्ट के थ्रू हुआ। उसके बाद ही मैंने वीज़ा के लिए अप्लाई किया, मेरा वीज़ा आ गया। उसके बाद जाके हिंदू मैरिज के अकॉर्डिंग ही हमारा 30 को मीन्स 2 महीने बाद हमारी शादी हुई। तो शादी के तो ये वो डॉक्यूमेंट है जो 1 महीने में मिला। और ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है अगर आपके पास स्पेशल मैरिज एक्ट 13 के अकॉर्डिंग के रूल के हिसाब से अगर आपकी मैरिज हो जाती है तो वो इजी होता है। तब आपको कोई भी डॉक्यूमेंट अपने शादी का फ़ोटो एल्बम या फिर शादी की जो भी बताना नहीं पड़ता, एक्सप्लेन नहीं करना होता है कि इतने लोग आए इतने नहीं आए। फिर भी मैंने जितने लोग मेरे साथ गए थे, जो भी हमें विटनेस की ज़रूरत पड़ती है, वो भी फ़ोटो थी हमारे पास, लेकिन वो फ़ोटो तक भी नहीं मांगा कि कितने लोग वहाँ सिग्नेचर करने गए उनकी फ़ोटो लाओ, तो वो भी नहीं माना। बस ये सर्टिफिकेट देखा और इसका ओरिजिनल कॉपी मेरे पास है, इसका कॉपी मैंने सबमिट किया। तो मेरा जितना भी मेरे जो भी डॉक्यूमेंट्स थे वो सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने एक दिन पहले सबमिट किए और दूसरे दिन ही सुबह मुझे मेल आ गया कि मुझे बुलाया गया वहाँ पे। तो मैं गई और मेरा वीज़ा लग गया। एक रीज़न था कि मैं रहती थी कोलकाता में और कोलकाता में उतना क्राउड नहीं होता है, उतने प्रोसेस में नहीं जाते हैं वीज़ा के लिए। और तो ये भी एक रीज़न हो सकता है कि यहाँ इतने क्राउड नहीं है, तो कोलकाता से है मेरा, तो मुझे वीज़ा यहाँ से इसलिए लग गया। और ये भी एक रीज़न है कि मेरी जो मैरिज थी वो स्पेशल मैरिज थी। तो ये 2 रीज़न हो सकते हैं जिससे मुझे एक दिन के अंदर ही मुझे वीज़ा मेरा मिल गया। सो आई होप कि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा हो और मैंने जितने सारे डॉक्यूमेंट्स बोले हैं उन सारे डॉक्यूमेंट्स अगर प्रॉपरली अकॉर्डिंगली आप अरेंज करके रखें और ये ध्यान रखें कि क्या चीज़ कितनी होनी चाहिए। कि हायर डिग्री सर्टिफिकेट का मतलब होता है कि अगर आपके पास मास्टर डिग्री का सर्टिफिकेट है तो आप उसको सबमिट करोगे, और नहीं तो आपको लैंग्वेज कोर्स करना होगा जो कि A1 लेवल तक का करके वहाँ का सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। तो डॉक्यूमेंट सबमिट करते वक्त वहाँ आपको बहुत सारी क्वेश्चंस किए जाते हैं जहाँ आपको थोड़ा भी हिचकिचाना नहीं है, कॉन्फिडेंटली उस चीज़ों का आंसर देना है। और अगर एक बार आपका वीज़ा लग गया तो आप कभी भी जा सकते हो। कभी भी का मतलब है जैसे 1 अप्रैल से आपका वीज़ा लगा है तो आप 1 अप्रैल के बाद कभी भी जा सकते हो। ऐसी कोई बात नहीं होती है कि आप जिस डेट पे लगा हो वीज़ा उसी डेट पे ही जा सकते हो। उसके बाद जबकि आपकी फ़्लाइट मिले तब आप जा सकते हो। तो आपको फर्स्ट आपको जो भी वीज़ा मिलेगा वो मिलेगा आपको
6 मंथ का कभी कभी मिलता है, 3 मंथ्स का। 3 मंथ्स का मुझे मिला था। उसके बाद जब 3 मंथ्स कंप्लीट होने वाले थे तो मैंने अपनी वीज़ा को एक्सटेंड करा लिया था, जो कि उसके बाद मुझे 4 ईयर का मिल गया। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल रहा हो। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें। और प्लीज़ मुझे मेल या फिर मुझे कमेंट में ज़रूर लिख कर बताएं कि ऐसी और भी अगर आपको मैं बताऊं या दिखाऊं ऐसी वीडियो जिसमें जर्मनी से रिलेटेड वीज़ा या स्टडीज़ से रिलेटेड जो भी चीज़ें हों वो मैं आपको ज़रूर बताऊं।